गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 50वां, 55वां, 46वां या फिर 45वां? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का 46वां स्थान है। और इसके बारे में देखा जाए तो सालाना कार्नेल विश्वविद्यालय, इनसेट और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी होने वाले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 2 स्थान सुधरकर भारत इस वर्ष 46वें स्थान पर रहा। यानी कि भारत का पिछले वर्ष कौन सा स्थान था? 48वां स्थान था, ठीक है। और भारत इस वर्ष यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का 46वां स्थान है। और ये जो सूचकांक है, ये जो रिपोर्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक, किनके द्वारा जारी किया जाता है? एक कर्नेल विश्वविद्यालय, दूसरा इनसेट और तीसरा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है, ये इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। वर्ष 2015 में भारत की स्थिति की बात करें तो 2015 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 81वीं रैंकिंग थी। तो इस तरह से देखा जाए भारत की स्थिति जो है वो पिछले कई वर्षों से बढ़ती जा रही है, या फिर कह सकते हैं सुधरती जा रही है। लगातार भारत की स्थिति वैश्विक नवाचार सूचकांक में सुधरती जा रही है। प्रथम स्थान पे देखें तो इस बार प्रथम स्थान पे जो है वो है स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे देखा जाए फ्रेंड स्वीडन है, तीसरे स्थान पे देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका है। और वहीं फ्रेंड हम बात करें चाइना की, तो चीन जो है इस बार 12वें स्थान पे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक में चीन का स्थान 12वां है। इस सूचकांक के बारे में थोड़ा बात करते हैं तो ये रैंकिंग जो है सरकारों एवं निजी शोध संस्थाओं के द्वारा किए गए शानदार काम और बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रमाण है। तो एक तरीके से क्या देखते हैं कि जो उनके द्वारा जो देशों की सरकारें हैं, जो वहाँ की निजी शोध संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो काम किया जाता है, और जो उनके द्वारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, किस तरीके का इकोसिस्टम है स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन सारी चीज़ों का एक तरीके से प्रमाण देता है कौन? आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो जितना ज़्यादा इसमें आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, उतना ही ज़्यादा पता चलेगा कि आपके देश की स्थिति क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये इंडेक्स देखिए क्या है। यह इंडेक्स दुनिया भर के 132 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। कितने देशों के बारे में फ्रेंड? 132 देशों के बारे में। और जो 132 देशों में देखा जाए भारत का स्थान कितना है इस बार? 46वां स्थान है। यह इंडेक्स दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने यहाँ सामाजिक और आर्थिक बदलावों को समझने में आधार उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड एक तरीके से देखेंगे तो एक तुलनात्मक अध्ययन ही हो गया ना, कि हम पिछले वर्ष किस कंडीशन में थे, अभी किस कंडीशन में, किस तरीके का हमारे यहाँ सामाजिक बदलाव आ रहा है, किस तरीके का हमारे यहाँ आर्थिक बदलाव आ रहा है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि भारत का पिछले साल 48वां स्थान था, अब हम तुलना करेंगे कि पिछले साल में क्या बदलाव आया है। तो इस तरीके से सरकारें जो हैं इस इंडेक्स के आधार पर अपने जो देश में जो सरकारें हैं, जो अपने देश के, वो क्या कर सकती हैं कि अपने यहाँ के सामाजिक, अपने यहाँ के आर्थिक बदलाव को समझ सकती हैं कि किस तरीके का जो बदलाव हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है। ये सब चीज़ों को एक आधार प्रदान करता है कौन? आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ठीक है। चूँकि 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का इसमें प्रदर्शन देखा जाता है। उसी तरह 80 संकेतक हैं जो आपके संकेतक होते हैं, 80 संकेतकों के आधार में कि राजनीतिक वातावरण कैसा है, शिक्षा कैसा है, वहाँ की बुनियादी ढांचा कैसा है, व्यापार परिष्कार कैसा, इन सब के आधार पर जो है नवाचार की व्यापक दृष्टि का पता लगाया जाता है। किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ठीक है। तो आप लोग का वर्क एक देख लीजिए, वर्क क्या है आपको बताना है वीपो के बारे में, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके सदस्य कौन है और इसके महानिदेशक कौन है। आपको वीपो के बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए नौसैनिक युद्धाभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है और उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? समुद्र शक्ति, जिमेक्स, सूर्य किरण या फिर वरुण। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि समुद्र शक्ति जो नौसेनाओं का युद्धाभ्यास हुआ है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। और इसके बारे में देखें तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में सुंडा
जल डमरू मध्य में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जिसे हम समुद्र शक्ति कहते हैं कि तीसरा संस्करण संपन्न हुआ। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है, समुद्र शक्ति। कौन सा संस्करण था, तीसरा संस्करण था। कहाँ पे हुआ है, सुंडा जल डमरू में हुआ है। इसके जो सुंडा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच में स्थित है। देख लीजिए, ये इसकी लोकेशन है, ये आपका सुंडा जो स्ट्रेट है, ये देख लीजिए जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है। ठीक है, तो ये सुंडा स्ट्रेट पूछ सकता है कि किन दो समुद्र को या किन दो ओशंस को जोड़ता है, तो जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है। अलग किसको करता है, इंडोनेशिया के दो द्वीपों को अलग करता है। वो दो द्वीप क्या है, एक आपका सुमात्रा है, दूसरा देखिए जावा है। तो इंडोनेशिया के दो द्वीपों को अलग कर रहा है कौन, सुंडा स्ट्रेट। कौन सा है वो, सुमात्रा और जावा को, और दो जल स्थल को जोड़ रहा है वो कौन सा है, आपका जावा सी है, और दूसरा आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, ये आपका सुंडा स्ट्रेट है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत जो है ने भाग लिया। अन्य विकल्पों के बारे में भी देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे आपके यहाँ पे दूसरा विकल्प दिया है जेमेक्स। तो जेमेक्स फ्रेंड जो होता है वो जापान के साथ जो भारतीय सेनाओं का युद्धाभ्यास होता है जापान देश के साथ, उसको हम जेमेक्स कहते हैं। तीसरा देखिए सूर्यकिरण। जो सूर्यकिरण युद्धाभ्यास होता है वो भारत और नेपाल के बीच में होता है। और अभी हाल ही में जो सूर्यकिरण का 15वां संस्करण था, 15वां संस्करण जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है, वो 15वां संस्करण था। उसको भारत और नेपाल के बीच में जो अभ्यास होता है उसको सूर्यकिरण कहते हैं। देखिए नेहा जी ने इसको पॉइंट किया था, थैंक यू नेहा जी, क्योंकि फ्रेंड उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले के सेशन में सूर्यकिरण के बारे में चर्चा किया था और वहाँ गलती से 5वां संस्करण लिख गया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 5वां नहीं था, 15वां संस्करण हुआ है जो कि पिथौरागढ़ में हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दिया करिए, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, अवेयर होकर के पढ़िए। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देखिए लास्ट है वरुण। तो वरुण जो है युद्धाभ्यास होता है वो होता है भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वो वरुण होता है। ये सब याद होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। हमने मैपिंग भी कर लिया, नेक्स्ट पे चलते हैं। बैजयंत पांडा समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, समिति के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और ये समिति रिसेंटली न्यूज़ में रही है। तो बैजयंत पांडा समिति किस मंत्रालय के द्वारा गठित की गई है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, जनजातीय मंत्रालय द्वारा या फिर कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड बी, यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा बैजयंत पांडा समिति जो है गठित की गई है। और इसके बारे में देखा जाए तो बैजयंत पांडा समिति रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति है। और ये समिति गठन किया गया है किस उद्देश्य से किया गया है, तो इस समिति का गठन जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, किसकी, राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा करने के लिए किया गया है। तो देखा जाए जो राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो कैडेटों को जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए जो उपायों को सुझाव, ठीक है, उपायों को सुझाव देने के लिए या फिर उपायों के लिए इस समिति का गठन किया गया है। किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। कौन सी, बैजयंत पांडा समिति, जो कि सुझाव देगी किसके लिए, जो कैडेटों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। तो क्या, या फिर 11वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर लद्दाख में। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड डी, यानी कि लद्दाख में किया गया है 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन। इसके बारे में देखें तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, लेह की राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया है। और इसे अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद, साथ ही साथ महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ठीक है, तो किन किन लोगों के द्वारा किया गया है, एक अखिल भारतीय मानवाधिकार द्वारा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद द्वारा, और साथ ही साथ महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 11वां था, कहाँ किया गया है, लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इस अवसर पर मानवाधिकार परिषद, महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के संस्थापक भिक्षु संघ सेना को
7वां अब्दुल कलाम पुरस्कार भी प्रदान करेगी। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि 7वां अब्दुल कलाम पुरस्कार किसको दिया गया है? मानवाधिकार परिषद के द्वारा महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के संस्थापक भिक्खु संघसेना को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जो है जारी किया गया है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया है और किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? फसाई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर FAO के द्वारा, या फिर योजना आयोग के द्वारा। यानी कि जो किया गया है वो ए करेक्ट आंसर है आपका। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है और इसके बारे में देखा जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक जारी किया गया होगा तो प्रदर्शन भी किया होगा कि किन किन राज्यों का कैसा प्रदर्शन रहा है उसको देखते हैं। सबसे तो इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। और इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंडों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने हेतु तैयार किया गया। ठीक है, इस सूचकांक को इसमें देखा जाए तो इसके अंतर्गत 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर 9 प्रमुख राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 9 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है जिसमें देखा जाए बड़े राज्यों में गुजरात है, फिर उसके बाद केरल है, फिर तमिलनाडु है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में देखा जाए तो गोवा है, फिर उसके बाद मेघालय है, फिर मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वो जम्मू कश्मीर ने किया है, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो इस तरीके से देखा जाए फ्रेंड कि राज्य जो फसाई के द्वारा, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों में जो अच्छा प्रदर्शन किया है वो गुजरात ने किया है, छोटे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन सबसे ज़्यादा गोवा ने किया है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर ने किया है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, हाल ही में किस देश के पेरनेरा, जिसे एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये वर्डिंग भी यानी कि टर्मोलॉजी है फ्रेंड, ऐसे ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा जाता है कि पूछ देगा कि पेरनेरा क्या है। तो पेरनेरा एक जो कि समुद्र संरक्षित क्षेत्र होता है। तो किस देश ने अपने पेरनेरा में एक अंडर वाटर आया नापा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम खोला है, अंडर वाटर म्यूजियम खोला है जिसका नाम है आया नापा। तो वो किस देश ने अपने पेरनेरा में खोला है? तो देखा जाए जापान, अमेरिका, साइप्रस, मेडागास्कर। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है सी, साइप्रस देश के पेरनेरा में आया नापा संग्रहालय खोला गया है जो कि अंडर वाटर है। इसके बारे में देख लीजिए तो साइप्रस के पेरनेरा में एक अंडर वाटर आया नापा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ अंडर वाटर नाया नापा, ठीक है, जिसे मुसान कहते हैं, मुसान खोला गया है। यह 130 से अधिक मूर्तियों वाला विश्व का पहला अंडर वाटर फॉरेस्ट है। ध्यान रखिएगा, अंडर वाटर फॉरेस्ट विश्व का पहला अंडर वाटर फॉरेस्ट है। 130 से अधिक मूर्तियों वाला, देख लीजिए ऐसा ही कुछ होगा, समुद्र के अंदर मूर्तियाँ होंगी, अंडर वाटर है ना, ऐसा ही कुछ होगा। इसी तरह इसमें 130 मूर्तियाँ होंगी, कितना खूबसूरत लग रहा है देख करके। और साइप्रस कंट्री के भी बारे में देख लीजिए ये मेडिटेरियन सी में है साइप्रस। ठीक है, साइप्रस की बात करें जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? निकोशिया, इसकी जो है कैपिटल है निकोशिया। और देखिए इसके उत्तर में यहाँ टर्की है, यहाँ देखिए सीरिया है, लेबनान है, ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए इजराइल है, यहाँ इजिप्ट है, यहाँ ग्रीस है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी लोकेशन है। ठीक, तो ये था हमारा साइप्रस। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका 9वां सदस्य बना है? कौन सा देश? श्रीलंका, ईरान, सऊदी अरब या फिर ओमान? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड बी, ईरान जो है CSO का 9वां सदस्य बना है। इसके बारे में देखें तो तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे में आयोजित संघाई सहयोग संगठन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकारा गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्यता का दर्जा दिया गया है?
CSO के, तो ये ध्यान रखिएगा 21वां शिखर सम्मेलन है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? किस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, और इसी में ईरान को 9वें सदस्य के रूप में स्वीकारा गया है, ठीक है, CSO के। इस तरह देखा जाए तो ईरान में चूंकि ईरान के जुड़ने के साथ ही CSO में 9 सदस्य हो गए, तो इन सारे सदस्यों को देख लेते हैं। इसके साथ ही CSO के स्थायी सदस्यों में चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान फ्रेंड 2017 में जुड़े थे, और ईरान जो है 2021 में जुड़ा था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पे CSO के बारे में देख लीजिए, संघाई सहयोग कॉपरेशन के बारे में, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जून 2021 में हुई थी, 2001 में हुई थी, माफ़ करिएगा, 15 जून 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय देख लीजिए बीजिंग, जो कि चीन में है, और इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं वो हैं व्लादिमीर नोरोव, ठीक है, व्लादिमीर नोरोव जो है इसके वर्तमान महासचिव हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में निर्माणाधीन किस एक्सप्रेसवे पर एशिया का पहला और विश्व का दूसरा पशु ओवरपास बन रहा है, ठीक है, एनिमल ओवरपास बन रहा है, वहाँ से जो पशु हैं वो पास करके निकल सकते हैं उस एक्सप्रेसवे पे, और ये एशिया का पहला और विश्व का दूसरा है। किस पे? चेन्नई चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेसवे, या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड डी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एशिया का पहला और विश्व का दूसरा पशु ओवरपास बन रहा है। देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से होगा, नीचे से देखिए ओवरपास करके यहाँ पे जो है पशु जो हैं, एक अगर कोई वन जीव अभ्यारण्य तो उनको जोड़ दिया जाएगा, कोई जंगल है तो उनको जोड़ दिया जाएगा, ताकि जो अक्सर इन सब हाईवेज़ पे ना जो पशु हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता था, काफ़ी ज़्यादा वो गाड़ियों के नीचे आ जाते थे, उनकी डेथ होती थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये ओवरपास बनाया जा रहा है, ताकि वो उनको नीचे हाईवे से न निकलना पड़े, नीचे से गाड़ियाँ निकलेंगी, ऊपर से वो जो है पशु हैं, जो एनिमल हैं, वो अपना क्रॉस कर जाएंगे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को आराम से, ठीक है। तो ये जो दुर्घटनाएं होती थी वो काफ़ी कम किया जा सकता है इससे। अब ये देखा जाए इसके बारे में, दिल्ली एक्सप्रेसवे के बारे में भी देख लेते हैं। तो दिल्ली एक्सप्रेसवे एशिया में पहला और विश्व का दूसरा एक्सप्रेसवे है जिसमें वन्यजीवों की अप्रतिबंधित आवाजाही के लिए पशु ओवरपास की सुविधा है। अब दिल्ली एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी समझ लेते हैं थोड़ा। ये 8 लेन की होगी और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब जो होगी वो 1350 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हरियाणा के सोहना से शुरू होकर के मुंबई के पास मीरा भाईंदर के आसपास समाप्त होगा, और इसका निर्माण कार्य जो अभी चल रहा है, क्योंकि निर्माणाधीन है, जो कि मार्च 2021 तक इसके समाप्त होने की संभावना है, ठीक है। तो इसी के साथ जैसे इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है, और इसी के साथ साथ ये एक्सप्रेसवे विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा, और साथ ही साथ इस पर जो पशु ओवरपास की सुविधा दी गई है वो एशिया की पहली और विश्व की दूसरी जो एनिमल ओवरपास की सुविधा दी जा रही, किस पे? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड, ये पिछले महीने के कुछ प्रश्न हैं, हमने बताया था ना, हम 1-2 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको अब मैं ऐड करती हुई चलूँगी, ताकि आप अपडेट हो, और साथ ही साथ पुराने क्वेश्चंस को, जो पुराने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके साथ उनको रिवीजन भी करते चलो। तो ये कुछ पुराने हैं, जिसमें से जापान का जो प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ को, अजय देव को, या फिर कैलाश सत्यार्थी को, या फिर साइप्रस पूनावाला को। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि पी साईनाथ को जो जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार है जिसका नाम है फुकुओका पुरस्कार, उसको सम्मानित किया गया है। तो पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार संस्थापक पी साईनाथ को हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, पी साईनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जो हाल ही में रेबीज मुक्त राज्य बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त बना है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, केरल। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त बना है, रेबीज राज्य मुक्त बना है। इसके बारे में देखिए तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है वो गोवा बन गया है। पिछले 3 वर्षों में गोवा में एक भी रेबीज का मामला दर्ज नहीं किया गया है, ठीक है। रेबीज नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा किया गया गोवा में? तो मिशन रेबीज परियोजना के तहत किया गया है। और ये परियोजना फ्रेंड जो मिशन रेबीज है वो एक तरीके की चैरिटी है, ठीक है, चैरिटी है, जिसे वर्ल्ड
वाइड, ठीक है, जिसे वर्ल्ड वाइड, इसको लिख सकते हैं आप, हाँ, वर्ल्ड वाइड वेटरसरी, जो आपके वेटरसरी सर्विसेज होती हैं उसी के एक पहल के तौर पे इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से था हमारे 10 क्वेश्चंस। अब आ जाइए फैक्ट्स ऑफ द डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए फैक्ट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा पहला फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को मनाया गया। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? रिकवरिंग बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है, रिकवरिंग बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम थी। कब मनाया गया? 21 सितंबर को मनाया गया। यहाँ नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण कार्यक्रम के सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में खरीदने का निर्णय लिया। कितना लिया? 15,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा। कौन खरीदेगा 15,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूति? आरबीआई खरीदेगा। किस मार्केट के अंतर्गत? खुले बाजार के अंतर्गत, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आप लोग अगर इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि देखिए बाजार में जो है मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा और सरकारों के द्वारा कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ मॉनेटरी टूल्स होते हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करती है, ठीक है, मॉनेटरी टूल्स, ठीक है। तो ये मॉनेटरी टूल्स के अंतर्गत एक आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है, जिसको हम खुले बाजार कहते हैं। ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसको तो समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपका समय लूँगी थोड़ा सा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या काम होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का कार्य करती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मनी, जो मार्केट में मनी है, उनको रेगुलेट करने के लिए कि कहीं पैसे का फ्लो अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो आरबीआई के द्वारा विभिन्न टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंतर्गत जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसमें आरबीआई जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का कार्य करती है, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में देखा जाए तो आरबीआई जो है वो 15,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करेगी, यानी कि खरीदेगी। तो कैसे फ्रेंड, अगर जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसके बदले में क्या देंगे? जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हम उसके बदले में क्या देंगे? पैसा देंगे। हम खरीद रहे हैं कोई सामान, पैसा देंगे। तो जब वो खरीदेगी, प्रतिभूतियों को खरीदेगी, तो मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। और अगर वो बेचेगी, जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो बदले में क्या करते हैं? पैसे को लेते हैं। तो अगर वो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगी तो मार्केट से पैसे को क्या करेगी? शक कर लेगी या फिर सोख लेगी। तो जब जब आपको इन्फ्लेशन हो, महंगाई बढ़ गई हो, उस दौरान जो है आरबीआई जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने का कार्य करेगी और मार्केट से पैसे को सोख लेगी। इससे क्या होता है? महंगाई दर को नियंत्रित किया जाता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं हो गया, और मार्केट में अगर पैसा कम भी हो गया तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो मार्केट में पैसे के फ्लो को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी? सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने, वो खरीदने का कार्य शुरू करेगी। जिनको वो दी हुई थी भाई वापस लेगी। जब वापस लेगी तो बदले में पैसा देगी, पैसा देगी तो बदले में मार्केट में क्या होगा? पैसे का फ्लो बढ़ने लगेगा। इन्हीं सब टूल्स के द्वारा आरबीआई जो है वो क्या करती है? बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करती है। जो लोग इकोनॉमिक्स को समझ रहे होंगे, पढ़े होंगे, वो इसको बेहतर समझ रहे होंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कौन करता है? आरबीआई करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है ब्रिगेडियर एसपी सरस्वती। देखिए अभी हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के बारे में, तो कंफ्यूज मत होना फ्रेंड। ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 है, जो किसे दिया जा रहा है? ब्रिगेडियर एसपी श्रीवास्तव को, ठीक है, एसपी सरस्वती को, सॉरी माफ़ करिएगा, एसपी सरस्वती को दिया जा रहा है। और जो हम लोगों ने इसके पहले बात किया था वो 2021 का बात किया था। 2021 का जो दिया जा रहा है वो गुजरात के सर सयाजीव राव जनरल हॉस्पिटल की जो नर्स है, जिनका नाम है भानुमति घिवला, ठीक है, भानुमति घिवला को दिया जा रहा है 2021 का, और ये 2020 का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, न्यूयॉर्क में होने वाले क्लाइमेट वीक के आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रण किया गया है। तो किसे आमंत्रित किया गया है? जो न्यूयॉर्क में क्लाइमेट वीक हो रहा है, ये अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को आमंत्रित किया गया है न्यूयॉर्क में होने वाले क्लाइमेट वीक के आयोजन में। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? गौतम अडानी को। तो ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? गौतम अडानी को। स्टील कंपनी
ग्लेनेंट ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसे बनाया? अभिनेता अजय देवगन को। देखिए यहाँ से लगातार इस तरह, जैसे अभी हम लोगों ने कल फिनो बैंक के बारे में पढ़ा, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। अब ये देखिए स्टील कंपनी जिसका नाम है ग्लेनेंट है, जो उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अभिनेता अजय देवगन को बनाया है। विश्व कर मुक्त दिवस मतलब जो मनाया गया वो 22 सितंबर को मनाया गया, विश्व कार मुक्त दिवस, ठीक है, विश्व कार मुक्त दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मृत्यु हो गई, उनका नाम था महंत नरेंद्र गिरी। इनकी बहुत संदिग्ध हालत में इनका जो शव प्राप्त हुआ, तो उनकी अभी तो चूँकि अखिल जो भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महंत नरेंद्र गिरी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया के सबसे पुराने जीवित जुड़वा बच्चों के रूप में प्रमाणित किया, किसे किया? ये जापान की 2 बहनें हैं जिनका नाम है उमेनो सुमियामा और कोमे कोडम्मा, ठीक है। ये 2 बहनें थी जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे पुराने जीवित जुड़वा बच्चों के रूप में प्रमाणित किया गया है। अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों का फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गए। कौन बन गए? CISF की अधिकारी गीता समोता, ठीक है, गीता समोसा, जो कि अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में किलिमंजारो चोटी का इन्होंने फतेह किया और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी थी। और रूस की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है एल्ब्रस, ठीक है, एल्ब्रस का इन्होंने किया, एक तरीके से फतह किया इन चोटियों को। एल्ब्रस जो है ये रूस में स्थित है और यूरोप की सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की एल्ब्रस। और किलिमंजारो जो कि है आपकी तंजानिया में किलिमंजारो, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको फतेह किया सबसे तेजी से जो भारतीय ने किया वो है आपकी CISF की गीता समोता। फ्रेंड्स CISF क्या है? CISF जो है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। और ये जो देखा जाए ये जो CISF है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमान के तहत आता है, जो कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, किस मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। चलिए ये हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे था। अब आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश स्पेशल। देश का सबसे बड़ा गुर्दा यानी किडनी प्रत्यारोपण केंद्र बनेगा, कहाँ बनेगा? लखनऊ का संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि जो लखनऊ का PGI है वो देश का सबसे बड़ा गुर्दा जिसे किडनी कहते हैं प्रत्यारोपण केंद्र बनेगा। अयोध्या धनीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट का नाम किसके नाम पर होगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर होगा अयोध्या धनीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट का नाम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपनी संपत्ति पर एक शोध केंद्र स्थापित करेगा, कहाँ पे? शिमला, जो हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में एक शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है BHU के द्वारा, ठीक है। खुदाई के दौरान चंदेलकालीन नदी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो जो चंदेल शासक थे उनके समय की एक नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर से प्राप्त हुआ है चंदेलकालीन नंदी की मूर्ति। प्रदेश मानवाधिकार के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कौन है? ये आपके बालकृष्ण नारायण जो हैं वो प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल। हमने अपना करंट भी देखा और उसके साथ साथ कुछ पुराने क्वेश्चंस को भी रिवीजन किया, फैक्ट्स ऑफ द डे में देखा, फैक्ट्स ऑफ द डे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी उसको भी समझने की कोशिश किया और फिर उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल से कुछ क्वेश्चन को देखा। बाकी फ्रेंड आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह थोड़ा सा और भी आंसर करिए, एक ही तो आंसर करिए, कुछ बच्चों को मेरे क्वेश्चंस पूछने से आपत्ति थी। देखिए फ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करने आता है कि मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस दूं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं काम आने वाली। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। और बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मैम मेरे को नहीं आ रहा है, तो आप लोग गूगल सर्च करो, आप लोग बुक से उठाओ, जो भी जहाँ से भी उठाओ। मैं चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए। अगर आपने 30 क्वेश्चन पर डे भी देखा, यानी कि मंथ में आपने 900 क्वेश्चन देखा। फ्रेंड कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? इन्हीं सबसे पूछेगा। अगर आपने इन सारी चीज़ों को एक बार अपने आंखों के सामने से गुजार लिया ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो आपको क्लिक करेगा। देखिए फ्रेंड मैं भी इन सब चीज़ों से दौर से गुजरी हूँ, तो इसलिए मैं आपका समय कभी नहीं बर्बाद करूँगी। मैं जानती हूँ चीज़ें कीमती क्या है। वो जो प्रवचन दिया जाता है
टीचर्स और भी लोगों के द्वारा मोटिवेशन बातें की जाती हैं, वो आपके एग्जाम में काम नहीं आने वाली। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपका 2 सेकंड भी 2 मिनट भी एक्स्ट्रा लूँ तो वो क्वेश्चन से संबंधित लूँ, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। आपको लगाना है, आपको आंसर करना है, करिए, नहीं करना है वो आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो कॉमन चीज़ें तो सब पढ़ रहे हैं, अगर ये 25 क्वेश्चन तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का होगा जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। मैं बार बार कहती हूँ एफर्ट्स एफर्ट्स एफर्ट। सीटें तो आती हैं कुछ ही ना, सिलेक्शन सबका नहीं होता है, उन्हीं लोगों का होता है जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। वो एक्स्ट्रा एफर्ट ये है कि जो क्वेश्चन दिया जा रहा है प्लीज़ उनको करो, चाहे गूगल सर्च करो, चाहे बुक से करो, देखो, जहाँ से भी करो, बस अपनी आंखों के सामने से वो क्वेश्चंस को गुजार दो, ठीक है। ये आपको बहुत काम देने वाला है, ठीक है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं आता है मोटिवेशन बातें करना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपका समय बचना चाहिए, जहाँ से प्रॉपर जो भी चीज़ें यूटिलाइज कर लो, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।